अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई और उम्मीद करती हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सब खैर खैरियत से हैं, कोविड SOPs को फॉलो कर रहे हैं, बूस्टर शॉट्स लगवा रहे हैं, जिसने नहीं लगाया तो अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक चीज़ से करी थी कि हम कंपैरिजन्स बहुत करते हैं और हम अगले की सिचुएशन देखे बगैर, अगले की कंडीशंस देखे बगैर ही हम उसके स्टेटस के साथ या उसकी किसी पोजीशन के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे फ़लाँ बंदा फ़लाँ कंपनी का CEO है, काश मैं ऐसा होता, मुझ में क्या कमी है, मैंने भी इतनी मेहनत की। कुछ लोग ज़ाहिर है इक्वली मेहनत कर रहे होते हैं। अगर हम दो लोगों की बात करें, मिसाल के तौर पे कॉलीग्स हैं, वो इक्वली मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, कुछ लोग CEOs बन जाते हैं या बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं, कुछ लोग दरमियान की मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुँच कर जो है वो रिटायर हो जाते हैं या आगे कुछ और करने लग जाते हैं। लाइफ ने दोनों ही के लिए अलग अलग रास्ते चुने हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि दो कंपनीज़ के भी अगर आप CEOs को देखें, मतलब एक कंपनी का CEO और दूसरी कंपनी का CEO, तो दोनों की स्ट्रगल्स एंटायरली डिफरेंट होंगी। मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क की अगर हम बात करें और हम स्टीव जॉब्स की बात करें, तो दोनों ही की ज़िंदगियाँ, दोनों ही का करियर ट्रैक, करियर पाथ, दोनों की जदोजहद, दोनों की कोशिशें, काविशें, मकाम ज़िंदगी में जो हासिल किया उसके लिए एंटायरली मुख्तलिफ हैं। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरा फ़लाँ दोस्त जो है वो क्यों, उसको क्यों हर चीज़ मिल जाती है या वो क्यों ऐसा आगे है। क्या पता उसकी ज़िंदगी में जो उसके चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नज़र आ रही है उसके पीछे बहुत कुछ हो, बहुत सारी उसकी मेहनत हो, एक जिसको हिंदी में कहते हैं तपस्या, तो उसने बहुत सारी तपस्या की हो एक जगह पर पहुंचने के लिए। तो कभी भी ज़िंदगी में दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन ना करें, अपने साथ आपका कंपैरिजन होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और अपने साथ कंपैरिजन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमने अपना बेहतर वर्जन बनना है हर आने वाले दिन के हिसाब से। यानी कि जो आज मैं हूँ, मैं शायद आज ख़ुद को अगर देखूँ तो मैं कहूँगी कि शायद मुझ में ये चीज़ गलत है, ये बुराई है, और कल जो दिन आएगा उस दिन मेरा ये तहैया होगा आज के दिन कि उस दिन मैं ख़ुद को इस बुरी आदत से या इस गलत काम से साफ़ कर लूँगी, अपना नेचर चेंज कर लूँगी, या मेरे अंदर जो मिसाल के तौर पे अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है तो वो जो गुस्सा है आज अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो वो अपने कल को प्लान इस तरह से करे कि कल के दिन में उसको गुस्सा ना आए। तो बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर पीपल। क्योंकि हमेशा जब भी आप किसी अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो आपको एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी फील होगी कि वाई दैट पर्सन ऑन द टॉप, वाई नॉट मी। तो वाई नॉट मी के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हो सकता है उससे ज़्यादा मेहनत आपने की हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ों का अमल दखल हो सकता है। मिसाल के तौर पर उसका नसीब, फेट जिसको हम कहते हैं, किस्मत बहुत से लोगों को बहुत ऐसी जगहों पर ले जाती है जहाँ पर वो बाद में बैठकर सोचते हैं कि मैं तो अगर फ़लाँ जगह उस दिन ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। तो राइट बीइंग, एक वो भी है, लोग कहते हैं कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम अमंग्स द राइट पीपल। लेकिन कभी अपना कंपैरिजन औरों से ना करें। हमेशा आपको दुख होगा या हमेशा आपको एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग महसूस होगी। हमेशा अपना कंपैरिजन अपने से करें। एक ये थी आज की काम की बात। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि हम इंट्रो स्टोरीज़, अपनी जो हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि हम वेदर के हवाले से, कराची के वेदर के हवाले से भी आपको अपडेटेड रखेंगे आज, क्योंकि सुनने में वहाँ पर ये आ रहा है और मुख्तलिफ़ जगहों पर पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि कराची जो है, कराची शहर, वो तेज़ हवाओं की जद में होगा आने वाले चंद दिनों में, आज कल शायद, और उससे नुकसान भी हो सकता है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी है कि शहर में जो बड़े बिल बोर्ड्स हैं जिनके गिरने से किसी की जान को या माल को ख़तरा पहुंच सकता है, तो उन बिलबोर्ड्स को हटाया जाए। वो बिलबोर्ड्स ताहम आज तक तो वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब मौजूद हैं, मेट ऑफिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेट ऑफिस को। उनसे हम जानते हैं कि कराची में हवाओं की ये क्या सूरत हाल है जो नमूदार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि कराची में जो ये तेज़ हवाएं हैं ये मतलब कहाँ से आ रही हैं और इनकी क्या पेशगोई है, किस हद तक ये तेज़ हो सकती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि पूरे मुल्क में जो है ज़्यादातर हिस्सों में आज तो मौसम खुश्क है, लेकिन सिर्फ पंजाब के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, कश्मीर में और इन तमाम इलाकों में जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं उसमें आइंदा एक दो रोज़ के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जहाँ तक सिंध और बलोचिस्तान का ताल्लुक है, इसमें आज शाम और कल से जो है तेज़ हवाएं जिसमें आंधी और बाज़ औक़ात झक्कड़ जो है वो सिंध मकान कोस्ट पे, सारे सिंध मकान कोस्ट पे, जिसमें कराची का इलाके भी शामिल हैं, इस तरह बलोचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, गवादर, हसनी, इन तमाम इलाकों में जो नॉर्थ से, शुमाल से आने वाली हवाओं के ज़ेर असर आ जाएंगे, जिसके बायस जो है तेज़ हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बारिशों के हवाले से भी कुछ बताइए कि अब दोबारा बारिशों का स्पेल जो है मुल्क में कब से हम देखेंगे? जो ज़्यादातर बारिशें हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं अपर पार्ट्स में, जिसमें इस्लामाबाद है,
लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, छंग, इन तमाम इलाकों में, पंजाब के इलाकों में आज और कल के रोज तक बारिश, और जो पहाड़े हैं जिससे बरी और गलियात के इलाके हैं, इन इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी की भी तवक्को है आइंदा 2 रोज के दौरान, यानी कि आज और कल। अच्छा, और कहीं क्या मुल्क में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का भी आना होगा? यानी बारिश के हवाले से या स्नोफॉल के हवाले से फिलहाल जो है ये लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल है और स्नोफॉल है खैबर पख्तूनख्वा के हिस्सों में, कश्मीर में और जीपी में। और लेकिन ये है कि सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में जो है विंड जो है वो थोड़ी सी गस्त कर सकती है, तेज हवाएं और झक्कड़ चल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर ज़हीर बाबर हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे, महकमा मौसमियात से हमें आगाह कर रहे थे कि मुल्क में मौसम कैसा रहेगा। मैं आपको मौसम की तरफ लेके चलती हूँ, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो मैं पूरी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। इस्लामाबाद कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची के से पहले लाहौर, कराची से पहले लाहौर नाज़रीन, लाहौर कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जी कराची आपको नज़र आ रहा है कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में तो मतलब एक तरह से गर्मी आ ही गई है। पेशावर कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में क्वेटा का हाल आपको बताएं तो कम से कम -1 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेटा में सर्दी बरकरार है, बाकी शहरों में जो है वो बादल ज़रूर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के आसार उस तरह से मिल नहीं रहे हैं। तो ये तो था जी नासरीन मौसम का हाल अहवाल। और बाकी आपने डॉक्टर ज़हीर को सुना, बारिशें होंगी कुछ जगहों पर हल्की स्नोफॉल भी होगी, लेकिन कराची के हवाले से तो हमें यही लग रहा है कि वहाँ पर कुछ गर्मी ने अपने आने का इंदिया दे दिया है। तो ये मौसम के हाल अहवाल थे। अब आपको लेकर चलते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। और जहाँ पर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पे मुख्तलिफ़ किस्म के बैन्स लगाए गए हैं या गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही है, देख रही है कि भाई क्या फ़ैसले लेने हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, वहीं पर हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। और बॉलीवुड के जो शहंशाह माने जाते हैं अमिताभ बच्चन साहब, अब वो बॉलीवुड के शहंशाह के बाद अमिताभ बच्चन क्रिप्टो किंग भी बन गए हैं। और भारतीय नामवर अदाकार अमिताभ बच्चन, जो कि हमेशा से अपनी अदाकारी सलाहियतों और दमदार आवाज़ से इंडस्ट्री में अव्वलीन पोजीशन पर रहे हैं, अब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के मैदान में भी बाजी मार ली और सबसे आगे निकल गए। अमिताभ बच्चन ने क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए 1 अरब से ज़्यादा भारतीय रुपए कमा लिए हैं। साल 2015 में अदाकार ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ एक सिंगापुरियन कंपनी थी, उसमें 1.5 करोड़ की सरमायाकारी की थी, इन्वेस्टमेंट की थी, और सिर्फ 2.5 साल के अरसे में उन्होंने 1 अरब 12 करोड़ भारतीय रुपए कमाए। तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में वैसे उनकी ये सरमायाकारी नहीं है, मतलब ये उनकी क्रिप्टो करेंसी ही उनकी बड़ी आमदन का जरिया नहीं है, बल्कि उन्होंने कई बड़ी और मुनाफा बख्श कारोबारों में सरमायाकारी कर रखी है। तो उनका जो रेवेन्यू है या उनका जो जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, वो मुख्तलिफ एवेन्यूज से प्रॉफिट्स उनको देता रहता है। उनकी प्रॉफिट स्ट्रीम्स डिफरेंट हैं और कई हैं। अच्छा, क्योंकि हम एक एक्टर की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम मिस यूएसए का भी एक जिक्र कर लें कि मिस यूएसए के हवाले से भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई गुज़िश्ता दिन के 2019 की जो मिस यूएसए हैं चेल्सी क्रिस्ट, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। 30 साला चेल्सी ने रिहायशी इमारत की 60वीं मंजिल से कूद कर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे कि मामला क्या हुआ, क्या चेल्सी क्रिस्ट की मौत वाकई खुदकुशी थी या कोई हादसा था। साबिक मिस यूएसए ने मौत से चंद घंटे कबल इंस्टाग्राम पर लिखा था, एक पोस्ट लगाई थी और जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि आपका दिन जो है वो आपके लिए सुकून और अमन लेकर आए। 30 साला क्रिस्ट एक वकील थी और तफरीही शो एक्स्ट्रा की नामा निगार के तौर पर भी काम करती रही हैं और उन्होंने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए समाजी और मुजरिमाना इंसाफ में इस्लाहात के बारे में बात करने के लिए 2019 में मिस यूएसए का मुकाबला बेसिकली जीता था। उनका ये गोल था कि वो इस हवाले से बात करना चाहती थी, तो उनको वो स्टेटस चाहिए था कि लोग उनकी बात को सुने और उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हों। तो चेल्सी क्रिस्ट वॉज डेफिनेटली डूइंग समथिंग वेरी गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, लेकिन दुनिया से वो चली गई हैं। अब उनका पोस्टमार्टम होगा तो ही पता चलेगा कि असल मामला और हक़ाइक़ क्या हैं। इस केस के हवाले से इलॉन मस्क की तरफ आपको लेकर चलते हैं। टेस्ला के बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक इलॉन मस्क जो हैं, उन्होंने एक निजी जेट ट्रैक करने वाले ट्विटर बॉट को बंद करने की एवज़ जो है एक 19 साला शख्स को $5000 की पेशकश की है। और उनका कहना यह है कि टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इलॉन जेट नामी बेसिकली ये अकाउंट है जो कि तख्लीक किया गया है जैक स्विनी के नाम से। जैक स्विनी शख्स है बेसिकली जो कि इस
अकाउंट के पीछे है उसको मैसेज किया उन्होंने, और मुबैना तौर पर कहा कि ये अकाउंट एक सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि जाहिर है ये हमारे जेट्स को ट्रैक कर रहा होता है तो हमारी जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क को किसी पागल इंसान से गोली खाने का ख्याल पसंद नहीं है। जैक स्विनी इस अकाउंट से सिर्फ $20 फ़ी महीना कमाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलॉन मस्क की $5,000 की पेशकश जो है उसको मुस्तरद कर दिया और कीमत बढ़ाकर $50,000 करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहते हैं कि तब मैं जाकर ये अकाउंट जो है वो बंद करूँगा। जैक स्विनी ने इलॉन मस्क को ट्विटर के बराह रास्त पैगामात के जवाब में लिखा है कि ये जो पैसे हैं वो उन्हें कॉलेज में बहुत अच्छा ताउन करेंगे और मुमकिन तौर पर मुझे एक नई कार ख़रीदने में भी मदद देगा। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि इलॉन मस्क से जो उन्होंने एक्सटॉर्ट करना है पैसा, तो वो किस तरह से करना है और क्या सिलसिला है, अच्छा, और उसको कहाँ लगाएंगे, वो पूरी इन्वेस्टमेंट प्लान उनका तैयार है। इलॉन मस्क ने मुबैना तौर पर स्विनी की पेशकश का जवाब नहीं दिया, जबकि मज़कूरा ट्विटर अकाउंट ने अभी तक कोई ऐसी मालूमात भी शेयर नहीं की हैं कि जिससे इलॉन मस्क को ख़तरा लाहक हो सके। तो स्विनी ने बिल गेट्स और जेफ बेजोस के तैयारों के लिए भी ऐसे ही अकाउंट्स बना रखे हैं, और जो है आप देखते हैं कि स्विनी जो है वो मस्क से कितना पैसा लेते हैं और क्या मस्क उनको उनकी मुँह मांगी रकम अदा करेंगे या नहीं करेंगे ये अकाउंट बंद करने के लिए, ये अभी हम देखेंगे। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताते हैं, अभी क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे थे, मुझे मौसम से बर्फ़बारी याद आ गई। बर्फ़बारी अमूमी तौर पर सफ़ेद होती है, काली बर्फ़बारी तो हमने कभी किसी ने नहीं देखी, लेकिन आपको ये विजुअल्स दिखाते हैं, आप देखें काली बर्फ़बारी आप भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में देख रहे होंगे। मतलब जिससे भी हम पूछें तो हम में से किसी ने काली बर्फ़बारी नहीं देखी है। वो इस बात से जो है इस बात की के गवाह हैं कि बर्फ़बारी हमेशा सफ़ेद ही होती है और पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटे होते हैं, लेकिन रूस का एक इलाका है जिसमें पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर के बजाय स्याह चादर में लिपटे नज़र आ रहे हैं। और रूस के दूर दराज गाँव ताउमसूचकिन, बड़ा अजीब सा नाम है, ताउमसूचकिन उसमें सर्दियों के दौरान स्याह रंग की बर्फ़बारी हुई थी वहाँ पर। बेसिकली स्याह रंग की बर्फ़बारी का मकसद ये है कि ये स्याह रंग की बर्फ़बारी गिरने की वजह असल में इस गांव में मौजूद कोयला जलाने वाले गर्म पानी के प्लांट हैं, और जो 4000 रिहायशियों को हरारत तो फराहम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस धुएँ से आलूदगी भी ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है। और कोयला जलाने वाला जो गर्म पानी का प्लांट है गाँव के मकीनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे इंतहाई दर्जे की आलूदगी फैल रही है, और ये जो है आलूदगी के हवाले से लोग वहाँ पर बड़े परेशान भी होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत है, उनको फ़िलहाल ये चाहिए अनटिल दे फाइंड अनदर सोल्यूशन। शहरियों का ये कहना है कि हुकाम को मुसलसल 3 दिहाइयों से इस आलूदगी की शिकायत उन्होंने की है और वो करते जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि हीटिंग प्लांट्स में फ़िल्टर्स जो हैं उनको अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो लेट्स सी कि वहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, और उनको एक आलूदा, जिसको कहते हैं कि आलूदा माहौल से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन तब तक तो खैर उनको ये स्याह बर्फ़बारियाँ ही देखने को मिलेंगी। अच्छा, कुर्सी का हमेशा नाजरीन अगर मैं आपको कहूँ कि हमेशा कुर्सी पे लड़ाई होती है, कुर्सी पे जंग होती है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो जंगें हुई हैं वो भी पावर के लिए, पोजीशन के लिए हुई हैं, और कुर्सी आपको एक पोजीशन फराहम करती है। अब कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये भी एक बड़ा मज़ेदार एक मेरे माइंड में आया। लेकिन कुर्सी छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता, और ऐसी कीमती चीज़ बरतानिया में 1250 रुपये में ख़रीदी गई थी। लकड़ी की आम सी कुर्सी है, आपको देखने में मिल रही है। 37 लाख रुपए से ज़ायद में नीलाम हुई है ये कुर्सी, और इस कुर्सी की मालकिन जो हैं उन्होंने बरतानवी इलाके ब्राइटन से ये $7 यानी 1237 रुपये में ये कुर्सी ख़रीदी थी, जिसे कि ऑस्ट्रिया के मारूफ आर्टिस्ट कोलोमन मोज़र उनका नाम है, उन्होंने 20वीं सदी में अपने हाथों से बनाया था। तो बेसिकली तो ये एक एंटीक कुर्सी है जो कि उस खातून को बड़े सस्ते दामों मिल गई, लेकिन खातून कुर्सी ख़रीद कर जब घर पहुँची तो उन्हें कुर्सी की अहमियत का अंदाज़ा तब हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुर्सी की तस्वीर जो हैं वो खींची, मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स को और नायाब और तारीखी अशिया ख़रीदने वाली जो कंपनीज़ होती हैं, जो एंटीक्स में कारोबार करी होती हैं या डील करी होती हैं, जो बड़े बड़े लोगों के घरों में एंटीक लगी हुई होती हैं, फ़ोटोज़ या टेबल्स पड़ी होती हैं, बुफे टेबल्स या कुर्सियाँ वगैरह वगैरह, तो उन कंपनीज़ से उस खातून ने रब्ता किया। खातून की भेजी गई तस्वीर में म्यूज़ियम तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन नायाब और तारीखी अशिया ख़रीदने वाली जो कंपनी थी उन्होंने खातून को जवाब दिया और खातून से $60 की जो कुर्सी थी वो $21,000 यानी कि 37 लाख रुपए से ज़ायद में ख़रीद ली। तो ये कुर्सी 1902 में कोलोमन मोज़र ने अपने हाथों से बनाई थी, जो यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया के मशहूर डिज़ाइनर और आर्टिस्ट थे। तो ये नाजरीन आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ थी और मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएँ। तो इसी के साथ अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे
आएंगे तो आपको मिलवाएंगे एक चाय अड्डे के मालिक से जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करता है। तो आज नाजरीन हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कालादम करार दे दी है। शिक 74 और 75 के तहत सिंध हुकूमत को मकामी हुकूमत तहलील करने का इख्तियार हासिल था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मकामी और सूबाई हुकूमतों के दायरा इख्तियार को वाजे करके इख्तियारात को मकामी सतह पर पहुँचाने की कोशिश की है, मगर सिंध हुकूमत इस फैसले से मुतमईन नहीं है। इसलिए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इंदिया दिया है कि फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सूबाई या कौमी असम्बली के इख्तियारात बल्दियाती इदारों को नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के साथ मुआहदे के तहत पहले ही बल्दियाती कवानीन में तरमीम पर राजी है। सिंध बल्दियाती कवानीन में क्या तब्दीलियाँ की जाएंगी, जमात इस्लामी के साथ क्या तय पाया है और सुप्रीम कोर्ट फैसले पर सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, जानेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अपोजिशन जो है उसकी मुखालफत जमात इस्लामी के धरने और MQM के एहतजाज के बाद सिंध हुकूमत बालाखिर बल्दियाती बिल में तरमीम पर राजी तो हो गई है, लेकिन सिंध बल्दियाती कानून में कौन सी ऐसी तरमीम है जो अब की जाएंगी? देखिए, एक तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जब 28 दिसंबर 2021 को पहली मरतबा हमने 2013 के कानून में कुछ तरमीम की थी, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हम इस कानून में मज़ीद किसी भी बेहतरी के लिए तैयार हैं। उस पर जो तजावीज़ आएंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल मुतालबात जो होते रहे वो असम्बली में नहीं, असम्बली से बाहर होते रहे। और PTI हो, MQM हो, GD हो, उन्होंने असम्बली के फ्लोर को इस्तेमाल नहीं किया। जमात इस्लामी क्योंकि असम्बली में उनका एक ही रुकन है, लेकिन जब वो बाहर आए उन्होंने एहतजाज किया, हमने उनसे बात की और मौजूदा कानून में कुछ चीज़ें उनकी डिमांड पर हमने उसमें शामिल कर ली। और उसमें एक तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में हमने मेयर को चेयरमैन कर दिया है। पहले ये को चेयरमैन था, उसकी वजह थी कि $1.6 अरब का एक मंसूबा है जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जारी है। उसमें सिंध हुकूमत का एक बड़ा अहम किरदार है, इसलिए हमारा ये समझना था कि वहाँ मिनिस्टर को जो है वो चेयरमैन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो अंडरस्टैंडिंग हुई उसमें ये है। हमने जो मज़ीद बातचीत की है जमात इस्लामी से, उसमें एक इनका ये मुतालबा था कि जो मोटर व्हीकल टैक्स है उसका कुछ फार्मूला ऐसा बनाया जाए कि वो लोकल काउंसिल्स को मिले। उस पर भी हम बैठकर जो है वो बात करेंगे उनसे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जिस तरह KDA है, LDA है, MDA है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें इनका ये कहना था कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल होना चाहिए। उस पर भी हमने इत्तफाक किया है। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आ गया है उस पर आज हम कैबिनेट में गौर करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि सिचुएशन जो है वो चेंज होगी और देखें कि उसमें क्या क्या तब्दीली हमें कानून में करनी पड़ती है। उस फैसले को ज़ाहिर है कि हम अपने कानून का जो हमारा महकमा है उससे उस पर राय लेंगे और वो हो सका तो शायद रिव्यू में भी चले जाएँ। लेकिन उस फैसले के आने के बाद जमात इस्लामी के साथ जो मुआहिदा है थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। PSP धरना दे रही है लोकल बॉडीज एक्ट पर, इस पर आप क्या कहेंगे PSP के हवाले से खास तौर पर? PSP से हमारा राब्ता है, हमने उनसे कुछ मुलाकातें की हैं और कुछ उनकी बातें सुनी भी हैं और कुछ हमने चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बात को बढ़ाया भी, और मुझे उम्मीद है कि उनके साथ भी बातचीत के ज़रिए मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद शायद कुछ चीज़ें इस पर भी चेंज होंगी और हो सकता है कि जो सियासी जमातें हैं उनके मुतालबात भी चेंज हो जाएं और हमारी जो बातचीत हो रही थी उसके अंदर भी कुछ तब्दीली आ जाए। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, ये भी बताइए कि असद उमर साहब जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं वफाकी हुकूमत के, वो कहते हैं कि सिंध में 14 साल से डाकू राज है और इमरान खान की हिदायत है कि सिंध में हर सूरत डाकू राज को ख़त्म किया जाए। आप इनकी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपकी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं? कौन सुरखरू होगा, वो होंगे या आप होंगे? क्योंकि 27 फरवरी को आप दोनों ही निकल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। देखिए, जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि वो इस्लामाबाद जाएंगे, PTI के जो ये चवल वज़ीर हैं इनकी नींदें हराम हैं और ये परेशान हैं। अब मुझे बताइए कि घुटकी से PTI का 26 फरवरी को मार्च करना कराची की तरफ, इसकी कोई आपकी कोई सेंस है? इसके पीछे कोई जवाब, कोई वजह समझ आती है?
ये सिवाय परेशानी के कुछ नहीं है। और अली जैदी साहब इतने पॉलिटिकल इमेच्योर आदमी हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और उसकी पार्टी के अपने लोगों को अहमियत नहीं देते हैं, तो हम उनको क्या अहमियत देंगे। वो निकले वहाँ से घोटकी से, उनका हक है, लेकिन आप देख लीजिएगा 500 से ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होंगे। और जब बिलावल साहब यहाँ से रवाना होंगे तो यहाँ से लाखों का जो है वो काफ़िला होगा जो इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। असद उमर साहब ने जो बात कही है, मैं तो इमरान खान की बात दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि बिजली महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, डॉलर ऊपर जाता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर हो, पेट्रोल हो, डीज़ल हो, चीनी हो, दाल हो, आटा हो, दवाइयाँ हो, LNG हो, हर चीज़ की कीमतें आसमान पे जा रही हैं। गैस लोगों को मिल नहीं रही है, फैक्ट्रियाँ आपकी गैस की वजह से बंद हो रही हैं। तो जहाँ मुल्क की हालत ये उन्होंने कर दी हो, तो ये चोर नहीं, ये डाकुओं के सरदार हैं। और मैं ये बात पहले भी कहता हूँ कि ये बैठे हुए PTI के जो ATMs हैं इमरान खान के, ये बैनुल अक़वामी जुगादरी हैं। और ये जब इन पर हाथ पड़ेगा और इनके करप्शन के फसाने खुलेंगे तो लोग दुनिया में बड़े बड़े करप्ट लोगों को भूल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में जो हुकूमत है वो बहुत मुस्तहकम है। हमारी हुकूमत मांगे तांगे की नहीं है, हमारी हुकूमत किसी इत्तेहादी के कंधे पर नहीं खड़ी है। और इन्होंने 3.5 साल में पूरे घोड़े दौड़ाए। अल्लाह का शुक्र है यहाँ से वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, हमारा एक बंदा नहीं तोड़ सके हैं। मैं ये बात अब भी कह रहा हूँ आपके शो में, हम जिस दिन चाहें PTI के MPAs और MNAs को तोड़ दें और वो PTI को खुदा हाफिज कहकर हमारी साथ आकर मिल जाएंगे। हम अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वक्त मुनासिब होगा हम ये करेंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने मैंडेट दिया है, भारी मैंडेट दिया है। और PTI ने जितने ज़िमनी इलेक्शन लड़े हैं सूबा सिंध में, कैंटोनमेंट के इलेक्शन लड़े हैं, उसमें इनको ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है। तो जो आवाम की राय है उसका इजहार तो वोटों के ज़रिए होता है, और उस राय के ज़रिए लोगों ने PTI को बुरी तरह से मुस्तरद किया है और पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हुआ है। कराची शहर में NA 249 की सीट हो, PTI के वफाकी वज़ीर की छोड़ी हुई सीट थी, पीपल्स पार्टी जीत गई। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, PTI का गढ़ था। PTI ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से 2-4 हुई है और पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से ये जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है वो जीती है। तो ये सारे हकायक हैं। अब अगर वो भड़के मारते रहें, किसी को कहते रहें, उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे बड़े चोर और डाकू हैं वो इमरान खान और इमरान खान की काबीना बैठे। सही है। अच्छा, बल्दियाती बिल के हवाले से जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के मुआहदे पर जमात इस्लामी को MQM और PTI की जानिब से तनकीद का सामना है। ख्वाजा इजहार ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी को मामू बनाया है। जमात इस्लामी के साथ बल्दियाती बिल के हवाले से आप लोगों के दरमियान क्या तय पाया, ये बता सकते हैं आप? देखिए, जो चीज़ें तय हुई है तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जो PTI और MQM को मरोड़ है पेट में, उसकी वजह ये है, और मैंने पहले भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर कराची में पॉलिटिकल स्पेस लेने की एक दौड़ लगी हुई है। और उस दौड़ में मुख्तलिफ जमातें अपने अपने तौर तरीके अपना रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, नारे लगा रही हैं, जो भी उनका काम है वो कर रहे हैं। लेकिन अब उनको ये महसूस हो रहा है, PTI को और MQM दोनों को, कि जमात इस्लामी ने शायद उनसे थोड़ी सी लीड ले ली है और एक एहतजाज के ज़रिए हुकूमत के साथ एक मुआहदा कर लिया है जिस पर उन्हें परेशानी का सामना है। अब ज़ाहिर है कि MQM और PTI ये तो कतई नहीं कहेंगे कि जो मुआहदा हुआ है वो अच्छा हुआ है, वो इसको बुराई कहेंगे, और उनको शायद कहना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग उनसे हुई है वो नेक नीयती से हुई है, और जो हमने कमिटमेंट्स की हैं उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन शायद उसमें चेंज होगी, उसको सामने रखते हुए, लेकिन जो मुआहदा हमने किया है हम उस पर बरकरार उस पर खड़े हैं। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, हमें जाना है एक छोटे से वक्फे पर। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे करते हैं दोबारा बात। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या स्टेटस है? वो कहते हैं कि अपोजिशन लीडर नहीं रहूँगा और ना रहना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ बिलावल साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। और शाह महमूद कुरैशी साहब का दावा अगर हम सुने कल का, तो वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं होना कि ये लीडर ऑफ द हाउस ना रहें सेनेट में। मैं ये समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ग्रेस का मुजाहरा किया है, उन्होंने ग्रेस शो की है कि उन्होंने जब उन पर तनकीद हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफ़े की ऑफ़र कर दी। उन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये इख्तियार तो उनको नहीं है कि ख़ुद से छोड़ दें, उन्होंने पार्टी लीडरशिप को ऑफ़र की है। अब ये पार्टी लीडरशिप की मर्ज़ी होती है कि उस इस्तीफ़े को वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जब तक उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं होता, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है।
ठीक है। अच्छा, और बिलावल भुट्टो साहब का भी दावा था कि वो स्टेट बैंक के हवाले से बिल को पास नहीं होने देंगे, एक वोट से हुकूमत ने बिल तो मंजूर करा लिया। ये कैसी ऑपोजिशन है, मुखालफत भी करती है और हुकूमत की मर्जी के बिल भी मंजूर हुए जा रहे हैं? देखिए, स्टेट बैंक को IMF के सामने गुलाम बनाने का जो बिल था, वो जब PTI को ज़ाहिर उनको मजबूरी थी, उनको वहाँ से अप्रूव कराना था, IMF का उन पर दबाव था, तो उन्होंने रात के 12 बजे के बाद ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया। ये बहुत ही गैर अखलाकी बात है, रूल्स की वायलेशन है, गैर मुनासिब है, बददियानती है। इसके अलावा इसको आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अपने सारे मेंबर्स को उन्होंने पाबंद करके रोका इस्लामाबाद में, और रात 12 बजे के बाद उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे जारी किया। और उसके बाद ज़ाहिर है कि बहुत सारे सेनेटर जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, मुख्तलिफ़ मकामात पर थे, वो नहीं आ सके। लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम यूसुफ रज़ा गिलानी को देना इसलिए नामुनासिब बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 मेंबर्स नहीं थे, एक सिकंदर मेहंद्रो साहब, वो अली हैं, सबको पता है, बीमार हैं, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। लेकिन बाकी जमातें जो PDM में हैं, उनके भी कोई 6 या 7 सेनेटर्स नहीं थे। अब अगर शक हम पर किया जा सकता है तो उन बाकी सेनेटर्स पे क्यों नहीं किया सकता? अगर ऑपोजिशन के एक यूसुफ रज़ा गिलानी पर उंगली उठाई जा सकती है तो बाकियों पर भी उठाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एतराज़ इस बात पर गलत है और बाकियों पर भी होना चाहिए। ठीक है, सईद गनी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, सिंध में एक और हवाले से भी बहुत बात चली। दुआ मंगी केस का जो मरकजी मुलजिम था वो फरार हो गया। सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। इस पर भी सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मरकजी मुलजिम फरार हो गया। पुलिस एहलकार मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी को शॉपिंग कराने तारिक रोड ले गया था, जहाँ से वो भाग गया। सिंध में मुलजमान को किस तरह के प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं? इससे पहले शाहरुख जतोई को अस्पताल में मतलब हमें मिलता है, अब ये मुलजिम भाग गया, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इंतहा दर्जे की नेग्लिजेंस है, बहुत ही इंतहा दर्जे की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है कोर्ट पुलिस की जानिब से कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर अगवा बराए तावान के केसेस हों, और ये एक केस नहीं है, शायद और भी केसेस उसके ऊपर हैं, उसको वो गाड़ी में लेके फिरते रहे, उसको वो शॉपिंग कराते रहे। ये मैं समझता हूँ कि किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, और इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ज़ाहिर है कि जो पुलिस के एहलकार थे, ये उनका कसूर नहीं बल्कि उनका जुर्म है ये, और उस जुर्म में उनके ख़िलाफ़ FIR भी कटी है, वो गिरफ़्तार भी हुए हैं, और यहाँ तक कि जो कोर्ट पुलिस के SP हैं उनको भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर सस्पेंड कर दिया गया है, और उस मुलजिम की तलाश जारी है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम उसको जो है वो दोबारा गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये नेग्लिजेंस है और ये कोताही है जिसको मैं तस्लीम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद जो है हमें और पुलिस के महकमे में सख्तियाँ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर हम आएँ तो सुप्रीम कोर्ट लोकल बॉडी एक्ट की शिक 74 और 75 को कालादम करार दे रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपकी पार्टी क्या सोच रही है इस हवाले से? देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, ज़ाहिर है कि जो फैसला करें हम उसको मानने के पाबंद होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ जो अदालतों का रवैया है वो बहुत अफसोसनाक है। चीफ जस्टिस साहब अब तो चले गए हैं, लेकिन जिस किस्म के बयानात, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन, जिस किस्म के रिमार्क्स उन्होंने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ पास किए हैं, वो कोई हमारा सियासी मुखालिफ ही कर सकता है, या वो शख्स जिसके दिल में कोई बुग़्ज़ हमारे लिए हो। कोई एक अच्छा जज इस किस्म के रिमार्क्स नहीं दे सकता है। बहरहाल आखिरी दिन जब वो रिटायर हो रहे थे, उनको जाना था, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। हम इस फ़ैसले को आज की कैबिनेट इजलास में भी देखेंगे और इस पर बात करेंगे। उसके बाद कैबिनेट जो फैसला करेगी, हो सकता है कि हम रिव्यू फाइल करें और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब मैंने चूँकि अभी इस पर तफसील से बात इसलिए नहीं करनी कि कैबिनेट जो बात करेगी उसके बाद में तफसील इस पर बात करूँगा, लेकिन बात तो ठीक है कि कानून बनाना जो है वो असम्बलियों का इख्तियार होता है, आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार होता है। वो इख्तियार अगर अदालत इस्तेमाल करेंगी और अपनी मर्ज़ी और मंशा के कवानीन बनाने की बात करेंगी, तो ये आवाम की जो मैंडेट है, मैं समझता हूँ कि उसको प्रॉपरली एडमिट करने के ना एडमिट करने के मुतरादिफ है। तो ये ज़्यादा ही बेहतर हो कि ये फ़ैसला हम छोड़ें आवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर, असम्बली पर, कि वो अदालत के फ़ैसले की रोशनी में किस किस्म की जो है वो तरामीम करते हैं। जहाँ तक सेक्शन 74 और 75 की बात है, मैं अभी उस पर थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस किस्म के सेक्शन जो हैं वो तमाम लोकल गवर्नमेंट के कवानीन में मौजूद होते हैं और उसके पीछे कोई बदयानती नहीं होती, उसके पीछे चीज़ों को सेल बनाना होता है।
लेकिन जजेस ने इसको किसी और तनाजुर में देखा है, उनकी कुछ और तशरीह है, जो भी उन्होंने की है हम उस पर मजीद कल आज की कैबिनेट इजलास में बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, फाइनली सेहत कार्ड के हवाले से बड़ा सोशल मीडिया पे वावेला मचा हुआ है और एक तरह से बड़ी बाज़गश्त चल रही है कि शायद कराची में वफाकी हुकूमत जो है वो सेहत कार्ड दे रही है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ कोई बातचीत हो सकती है अगर उनका ये प्लान फाइनली शक्ल इख्तियार कर जाता है, हतमी शक्ल इख्तियार कर जाता है? तो देखिए, सेहत कार्ड अगर वफाकी हुकूमत देना चाहती है उसके देने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो सूबाई हुकूमतों से इसमें हिस्सा डालने की बात करते हैं। इस वक्त भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो हेल्थ पर 57 अरब रुपए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को दे रही है कराची में। अगर ये पैसे हम हेल्थ कार्ड पे खर्च करें तो हमारे शायद पैसे कम हो जाएंगे, हमारा ख़र्चा कम हो जाएगा, लेकिन जो इंतज़ामात हम सरकारी हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं जिससे बेपनाह लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, वो हॉस्पिटल जो इससे मुतासिर होंगे। हम ये पैसा अगर हेल्थ कार्ड पे लगा दें और अपने हॉस्पिटल को ना दें तो NICVD जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, SIUT कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, JPMC कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, NICH कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, इंडस हॉस्पिटल को जो पैसे थे वो नहीं मिल सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज करवाते हैं, 10 लाख की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, चाहे वो कोई भी मर्ज हो जिस पे 50 लाख खर्च हो, 80 लाख खर्च हो, 1 करोड़ खर्च हो, हुकूमत सिंध खर्च करती है। जबकि सेहत कार्ड जो है वो 10 लाख रुपए सालाना है, पूरी फैमिली के लिए है, और खुदा न खास्ता किसी फ़र्द को कोई ऐसी बीमारी लाक हो गई जिस पर लागत 10 लाख से ज़्यादा आती है तो सेहत कार्ड उनका बेकार हो जाता है। आज भी सिंध के अस्पतालों में KPK से आए हुए वो लोग जिनके पास सेहत कार्ड मौजूद है यहाँ पर मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सरकार अपना पैसा अपने अस्पतालों को बेहतर कराने पे खर्च करे, बजाय इसके कि किसी और ऐसे मंसूबे पे लगाए जिससे शायद कोई बहुत बड़ा स्कैंडल आगे चलकर सामने आ सकता है। सही है, ठीक है सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला। और सेहत कार्ड हो या ना हो नाजरीन, एक बहुत बड़ी बहस ये है कि पाकिस्तान में सेहत के हवाले शोबे पर और तालीम के शोबे पर हमारा बजट का बहुत ही छोटा मिनिमल सा एक हिस्सा जो है वो खर्च किया जाता है। हुकूमतों को, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, चाहिए कि सेहत का बजट और तालीम का बजट बढ़ाए ताकि मुल्क में लोगों को सुकून मिले, इस तालीम की फ़्री सहूलियात हों, सेहत की फ़्री सहूलियात हों। ये करना बहुत ज़रूरी है कि बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। एक वक्फ़ा लेते हैं नाजरीन और वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे तो चाय अड्डे के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। ट्रक और बस अड्डों के साथ चाय के होटल पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा हैं। दूध पत्ती हर चाय के शौकीन की कमजोरी है, लेकिन लंदन में एक ऐसा चाय अड्डा खुला है जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करता है। पाकिस्तानी नौजवान ने जदीद देसी चाय का ढाबा खोला है लंदन में, जिसे चाय अड्डे का नाम दिया है। और ये चाय अड्डा शेपर्ड्स बुश वेस्ट लंदन में वाइट सिटी बस अड्डे के साथ खोला गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की पाकिस्तानी और एशियाई चाय जो हैं वो उनके साथ बिरयानी, पराठे, कबाब वगैरह दस्तयाब हैं। अच्छा, चाय अड्डे की छत और कुर्सियाँ जो हैं वो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन हैं। और इस चाय अड्डे की ख़ास बात यह है कि ये यहाँ चाय की जो कीमत है वो क्रिप्टो करेंसी में कबूल की जाती है। अब इस पे हम बात करेंगे कि ये मुनफरिद तरीका क्यों और क्या इससे सेल्स मुतासिर नहीं होती। 26 साल पाकिस्तानी कारोबारी नौजवान तैयब शफीक चला रहे हैं इस चाय अड्डे को, और इन्होंने पहले एक फ़ोन बूथ में, जो लंदन के बड़े मशहूर फ़ोन बूथ हैं रेड कलर के, उनके अंदर भी एक बिरयानी कैफ़े खोला था। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी तैयब शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं, वो जो आपका पिछला आइडिया था बूथ में, टेलीफोन बूथ में कैफ़े खोलने का, वो चल रहा है अभी तक? नहीं, उसकी जो यूके की हेरिटेज और जो फूड इंस्पेक्शन की टीम है उनको कुछ इश्यूज़ थे, उसमें उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि लोकल काउंसिल ने मुझे उसके ऊपर उन्होंने एडवाइस किया कि हम फूड के बिज़नेस को छोड़ के दूसरा कोई और बिज़नेस को करें। तो वो मैं उसमें अब कोई दूसरे बिजनेसेस कर रहा हूँ, नॉट फूड रिलेटेड। ठीक है, आई एम श्योर कि आप उसमें भी एक बड़ा ही यूनिक सा आइडिया निकालेंगे और उसको भी यू विल मेक दैट वर्क। लेकिन अब चाय अड्डे पे आते हैं, और ये क्रिप्टो चाय अड्डा जो है, पहले तो इसकी कॉन्सेप्ट और आइडिया ज़रा हमें समझाएं। कुर्सियाँ टेबलें जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान से, लाहौर से गई हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल लाहौर से गई हैं। ये एक अर्बन ट्रक आर्ट थीम का कैफ़े है। ये दुनिया का पहला कैफ़े है जो क्रिप्टो करेंसी में 7 क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट एक्सेप्ट करता है। और इसके पीछे थॉट यही है कि मैं, क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को और फूड, एक खुद फूडी हूँ, इसको मर्ज करना चाहता था।
और चाय अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि पिछले 2 साल से क्रिप्टो करेंसी ने बहुत बूम किया है, और मेरा ये बिलीव है, जितना मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इस पर रिसर्च की है, यही फ्यूचर है, यही डिजिटल करेंसी ही आगे जो डिसेंट्रलाइज इसका मॉडल है, यही फ्यूचर है। तो मैंने इसको क्रिप्टो करेंसी को इसको इंटीग्रेट किया है इसके अंदर। सही है। तो मेन्यू के बारे में भी ज़रा हमें बताएं और प्राइसेस के बारे में भी हमें बताइए कि मेन्यू क्या है और किस किस चीज़ की क्या क्या क्रिप्टो करेंसी में कीमत है। जी, हम देखें मेन्यू हमारे पास चाय हैं, कॉफ़ी है, शेक्स हैं, बिरयानी है, पराठा रोल जो हमारा है, चिकन मलाई बोटी, चिकन टिक्का, फिर सीख कबाब, फिर हमारे पास चिकन बिरयानी है, राइस के साथ करीज़ हैं, और फिर डिज़र्ट्स गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, इस तरह की चीज़ें हैं। और पेमेंट रही तो क्रिप्टो करेंसी क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, चेंज होती रहती है, तो हम उसकी एक पाउंड के साथ जो उस लाइव पेमेंट होती है उसके साथ उसकी क्रिप्टो वैल्यू आ जाती है। जैसे आप अगर इथीरियम, बिटकॉइन, किसी भी कॉइन में पे करना चाहती हैं तो उसके हिसाब से उसकी लाइव करेंसी एक ऐप डेवलप की है जिसके थ्रू वो आप उसकी पेमेंट पे कर सकते हैं। अच्छा, और अगर किसी शख्स के पास क्रिप्टो करेंसी ना हो तो आप सिर्फ क्रिप्टो करेंसी ही में पेमेंट लेते हैं या पाउंड्स भी आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, हम पाउंड्स, हम कार्ड और कैश भी पेमेंट लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की भी हमने एक ऑप्शन दी है लोगों को, जरूर अगर आप क्रिप्टो में पे करना चाहें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि दिस इज़ द फ्यूचर और इसी तरफ दुनिया ने आगे इवेंचुअली जाना है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस का सामना है, वहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर? यूके में नहीं, यूके के अंदर जो भी अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है। पाकिस्तान भी इंशाल्लाह कुछ टाइम में इस बात को मानेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी क्रिप्टो करेंसी का भी बूम आएगा। अच्छा, जब आप पेमेंट के लिए बताते हैं किसी को बिल, मिसाल के तौर पे एक चाय ऑर्डर की है किसी ने और रोल पराठा ऑर्डर किया है, और आप उनको कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे आपके 15 पाउंड्स हुए हैं, तो आप उनको पाउंड्स में ही कीमत बताते हैं या तीनों मतलब दोनों करेंसीज में उनको कीमत बताते हैं और फिर उनकी चॉइस होती है कि वो किस में देना पसंद करेंगे? नहीं, हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपने क्रिप्टो में पे करना है तो आप कौन से कॉइन में पे करना चाहेंगे, कौन सी क्रिप्टो करेंसी में पे करेंगे। तो जिस क्रिप्टो करेंसी में, हम पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, डू यू लाइक टू पे इन क्रिप्टो, और फिर उस करेंसी के हिसाब से उनका QR कोड जनरेट करके उनसे पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, और लोगों में अवेयरनेस है, मतलब वो आगे से हैरान नहीं हो जाते कि ये क्रिप्टो क्या चीज़ है? यहाँ पर तो पाउंड्स, पेंस वेंस ये चलते हैं, तो ये क्रिप्टो क्या है? नहीं, सरप्राइजिंगली हम खुद काफ़ी शॉक्ड हैं। अराउंड 20 to 25% पेमेंट्स जो हैं वो हमें क्रिप्टो में रिसीव होती हैं। क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी मॉडर्नाइज और काफ़ी मतलब यहाँ पे अमेरिकन और यूरोपियंस लोग ज़्यादा रहते हैं, और स्पेशली यूके के अपने जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पे वाइट लोगों की काफ़ी रेशो है, तो वो लोग ऑलरेडी क्रिप्टो को जानते हैं, काफ़ी लोग इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो लोग, मतलब मैं भी काफ़ी शॉक था जब 25% पेमेंट्स क्रिप्टो में आ रही थी। अच्छा, 25% इज़ अ ह्यूज अमाउंट वैसे, और वाकई ये एरिया बड़ा पॉश है, लोग बड़े अवेयर हैं। और अच्छा, NFT कलेक्शन भी है आपके कैफ़े की, ऐसा भी है? जी, तो हम असल में हमारा जो फ्रेंचाइज मॉडल है वो NFT बेस्ड है। तो हमने NFTs निकाले थे, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम विद इन अ वीक हमारे बेसिक जो NFT था वो सोल्ड आउट था। अब हमने और NFTs निकाले हैं जिसमें आप फ्रेंचाइज हमारी अगर लेनी है तो आपको NFT होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, और कितनी NFTs आप लोगों ने सोल्ड आउट की हैं? अभी हम मोर देन 200 NFT सोल्ड कर चुके हैं, और हमारे जो ऑलरेडी अब हमारी जो अगली पेंडिंग है वो तकरीबन हमारी 1000 NFTs और हमने अब लॉन्च की हैं। क्या बात है। अच्छा, पाकिस्तान में गवर्नमेंट को आप इस हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे, जो फ़िलहाल इसके हवाले से ज़रा तशवीश का शिकार है, सोच रही है कि हम क्या करें, कैसे पॉलिसी बनाएं, क्या होना चाहिए? पाकिस्तान में गवर्नमेंट को क्या कहेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बस यही है, इस पर रिसर्च करें, आप इसके बेनिफिट्स को अंडरस्टैंड करें तो डेफिनेटली आप पॉलिसी बनाएं और इम्प्लीमेंट करें। आप रोक नहीं सकेंगे, आपको जितना बेहतर है जल्द से जल्द इसकी पॉलिसी बना के, इसकी लॉ मेकिंग करके इसको प्रोसेस में ले आएँ, वरना फ्यूचर यही है, आपको आगे मानना ही पड़ेगा। अच्छा, बेनिफिट्स के हवाले से आपने बात की है, बेनिफिट्स आप बता सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के क्या बेनिफिट्स हैं? और मैं एज अ लेमैन जिसको नहीं पता भाई ये करेंसीज की गेम क्या है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं क्रिप्टो में? जी, इसका बहुत बेसिक यही है। देखें, पाकिस्तानी करेंसी, रुपीज़, डॉलर्स कोई भी होते हैं वो स्टेट बैंक कंट्रोल करता है कि कितने पैसे निकालने हैं, डॉलर के अगेंस्ट, पाउंड के अगेंस्ट की वैल्यू क्या सेट करनी है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो यूज़र्स, आप खुद इसकी वैल्यू करेंगे, जितनी डिमांड है उतनी आपकी वैल्यू, आपकी करेंसी की वैल्यू है, जितनी कम डिमांड है उतनी आपकी करेंसी की वैल्यू कम है।
तो यूज़र को वैल्यू दी गई है। जैसे अवाम, पाकिस्तानी अवाम को समझने के लिए कि अवाम पाकिस्तानी रुपए की कदर की वैल्यू सेट करेगी, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर, ना कि स्टेट बैंक, ना कि कोई सेंट्रलाइज बॉडी। तो ये तो फिर सेंट्रलाइज बॉडीज जो हैं, ये IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सब तो ठप हो जाएंगी फिर, अगर क्रिप्टो आ गई दुनिया में और ये छा गई तो। ये आजकल लगे हुए हैं, लेकिन ये सरप्राइजिंगली दुनिया की तीसरी बड़ी एसेट बन चुका है। इनको पहले डर था, लेकिन अब इन्होंने इसको लीगलाइज करने की कोशिश कर दी है। बैंक ऑफ अमेरिका, UK ने, इन सब ने, इन बड़े बैंक्स ने इसके अंदर अपने इन्होंने भी इसकी पेमेंट लेना स्टार्ट कर दी है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज की इन बैंक्स के थ्रू भी। बिल्कुल सही है। अच्छा, पाकिस्तान में है आपका कोई प्लान क्रिप्टो चाय अड्डे का? बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान में बिल्कुल प्लान है। मुझे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहाँ से काफ़ी लोगों ने इंक्वायर किया। हम फ्रेंचाइजीज़ खोलने का पूरा हमारा इरादा है। मैं भी पाकिस्तान में भी इसी पर्पज़ से आया हूँ कि मैं इधर अपॉर्चुनिटीज़ को करूँ, क्योंकि एंड पे पाकिस्तान ही मेरा घर है, तो मैं पाकिस्तान में भी ज़रूर, मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आइडिया क्या होगा आपका? वैसे मिसाल के तौर पे वहाँ पर तो देखें, चाय अड्डा, पाकिस्तान की सकाफत, कलर्स, ट्रक आर्ट, ये सब वहाँ के लोग तो बड़ा पसंद करते हैं। पाकिस्तान की तो ये सकाफत है ही। यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों ने तंदूरी चाय कैफ़े और इस किस्म के जो मतलब जो देसी एक लुक होती है एक कैफ़े की, ढाबे की, यहाँ पर तो बहुत हैं। तो यहाँ पर यूनिकनेस नहीं हुई इस चीज़ की जो आपका आइडिया है ये चाय अड्डे का? यहाँ पे हम किसी एक ऐसे आइडिया पे मैं आजकल वर्कआउट कर रहा हूँ जो काफ़ी यूनिक होगा पाकिस्तानी लोगों के लिए। लेकिन मेरी एक सोर्स है कि अपनी ऑथेंटिसिटी को नहीं, हम शहर के अंदर रहने वाले लोगों को, हम अभी भी गांव की वो टच नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है। बाकी इस आइडिया पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह विल कम अप विद समथिंग वेरी न्यू। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन चाय अड्डे के ओनर, जिन्होंने कि पहली मरतबा क्रिप्टो करेंसी में भी सेल्स करने का जो है वो ऑफ़र किया अपने ख़रीदारों को, और जो लोग आते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना चाहें तो वो पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, क्योंकि खाने पीने की बात हो रही है, चाय, ढाबे और इन सब चीज़ों की बात हो रही है, एक रिसर्च सामने आई है और उस रिसर्च के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि साइंसदानों ने बच्चों को एलर्जी से बचाने का तरीका जो है वो बेसिकली ढूंढ लिया है, और मूंगफली बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद है, ये नई तहकीक सामने आई है। अच्छा, अब एलर्जीज़ होती हैं, हम देखते हैं, और बड़ी अजीब सी एलर्जीज़ होती हैं। कुछ एलर्जीज़ का ताल्लुक वाकई ही फूड से या खाने पीने की चीज़ों से होता है। पीनट से एलर्जी होती है लोगों को, लेकिन फिर तहकीक ये कह रही है कि बच्चों के लिए पीनट्स बड़े मुफीद हैं। अच्छा, अब जिनको एलर्जी नहीं है उनके लिए तो ज़ाहिर है मुफीद है, लेकिन जिनको एलर्जी हो गई है तो वो बड़ी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। अब इन एलर्जीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला साहिबा मौजूद हैं, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत है, और हमें बताएंगी कि एलर्जीज़ में कौन कौन सी खुराकें जो हैं वो मददगार साबित हो सकती हैं एलर्जीज़ से खुद को बचाने में, और ये पीनट्स की जो तहकीक आई है इसके हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सहर चावला साहिबा, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? पीनट्स खा रही हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब मैं तो खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी फूड से एलर्जिक नहीं हूँ, लेकिन के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। टॉपिक इतना हमारे पास शिफा की इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। पीनट्स आपके पास बेसिकली, मैं इम्यून सिस्टम पर बात करके रिसर्च की हुई है। पीनट्स जो है वो आपके पास बॉडी में जिस अमाइनो एसिड का लेवल ज्यादा करते हैं, दैट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर आप अर्ली एज से ही अपनी बॉडी को पीनट से एक्सपोज करके आर्जिनिन को बूस्ट कराते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, और पीनट्स विटामिन ए में बहुत रिच होता है। मैंने रिसेंटली अभी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो की थी पीनट ऑयल के फेवर में, कि अगर आप फर्स्ट प्रेस और अनरिफाइंड पीनट तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत इंक्रीज होता है इसमें मौजूद विटामिन ई की वजह से। विटामिन ई आपकी बॉडी को हेल्प करती है, बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स को इन्फेक्शन कंटेनिंग कंपाउंड से फाइट करने के लिए। ठीक है। अच्छा सर चावला साहब, हमें एक छोटी सी ब्रेक चाहिए, ब्रेक हमें लेनी है। थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, वो हमारी टीम फिक्स करती है। ब्रेक के बाद नाजरीन जब वापस आएंगे तो एलर्जीज, पीनट्स और कौन कौन सी खुराकें ऐसी हैं जो एलर्जी से हमें बचाएंगी, इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। डॉक्टर सहर चावला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और पीनट्स एलर्जीज या पीनट्स के हवाले से तहकीक पर बात हो रही है। जी डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल, पीनट्स जो है आपके पास विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बॉडी में जिस अमाइनो एसिड का लेवल ज्यादा करते हैं, दैट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन शिफा आपके पास एसोसिएटेड है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने से। अगर अर्ली एज में आप बच्चों को एक्सपोजर दे देते हैं पीनट्स का और नट्स का इन अ हेल्दी वे, जो आपके पास फ्राइड नहीं है, आपके पास ड्राई रोस्टेड है। मैंने अभी रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर भी पीनट ऑयल से रिलेटेड एक वीडियो की थी, उसमें भी मैंने यही बताया था कि अगर आप फर्स्ट प्रेस्ड अनरिफाइंड पीनट ऑयल लेते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए, इवन के वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा
अच्छा है क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इसमें विटामिन ई मौजूद होता है। विटामिन ई हमारे जिस्म में उन सारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की एबिलिटी इंक्रीज करता है, इन्फेक्शन जो करते हैं कंपाउंड्स उनसे फाइट करने की, कैंसर कॉजिंग केमिकल से फाइट करने की, और ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है, यानी डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज, वायरसेस और फंजाई से भी फाइट करता है। बट पीनट्स अलॉन्ग विद ऑल द अदर नट्स, ये हिस्टामिन रिच कंपाउंड्स है। मैं उन लोगों के लिए बात करने लगी हूँ जो सब सोच रहे होंगे फिर हम में पीनट्स क्यों नहीं पचा, हम क्यों नहीं पचा सकते। अच्छा, हिस्टामिन रिच आपके पास कुछ बहुत अच्छे फूड्स भी होते हैं। एवोकाडो पे कसीदे लिखे जा सकते हैं उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के, लेकिन एवोकाडो हिस्टामिन रिच है। अगर किसी को हिस्टामिन एलर्जी है, हिस्टामिन हमारी बॉडी में मोस्टली एक अच्छा केमिकल है, हमारी बॉडी में बन भी रहा है, डिस्ट्रक्ट भी हो रहा है, और एक नॉर्मल बंदे का सिस्टम उसको बैलेंस आउट करता है। जिन लोगों की बॉडी में इसको डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम DAO डायमीन ऑक्सीडेज डेफिशिएंट होता है, उन लोगों में हिस्टामिन एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। अब ऐसे लोग जब हिस्टामिन रिच फूड्स खाते हैं जिनमें से एक पीनट भी है, उनको पीनट पचता नहीं है। आप समझ आ रहे हैं, उनको पीनट से एलर्जी होती है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी हिस्टामिन को बैलेंस आउट करने वाला, न्यूट्रलाइज करने वाला जो एंजाइम है वो कम होता है। इसका तरीका क्या है कि आप उन खानों की सिलेक्शन लें जो हिस्टामिन में लो हैं। अदरक आपके पास, उसमें जिंजर ऑयल है, एंटी माइक्रोबियल है, टोटली बॉडी से इन्फेक्शंस वॉश आउट करता है। आपके पास जो लहसुन है, आपके पास जो प्याज है, आपके पास गुलाब के पत्तों की जो चाय है वो जबरदस्त है हिस्टामिन के इफेक्ट्स को निगेट करने के लिए। कैमोमाइल चाय आपके पास जो पेपरमिंट टी है वो जबरदस्त है। सेब आपके पास हिस्टामिन लो कंपाउंड है और एक बहुत जबरदस्त चॉइस है आपके पास। मैग्नीशियम रिच फूड्स अगर आप लेते हैं वो एक बहुत जबरदस्त चॉइस है। और जिन लोगों को मोस्टली हिस्टामिन से एलर्जी होती है, वैसे तो मैं प्रोबायोटिक्स के बहुत हक में बोलती हूँ, उनको ना शिफा। मैं घर का बना हुआ अचार खाने का भी इतना नहीं कहती, क्योंकि जो आपके पास पिकल्स होते हैं वो भी हिस्टामिन रिच होते हैं, वो भी हिस्टामिन एलर्जी कर सकते हैं। जो सावर क्राट है, फर्मेंटेड कैबेज है, वैसे मैं उसका यूज बहुत रिकमेंड करती हूँ, इम्यूनिटी तेज होती है। बट पीपल हु हैव फूड एलर्जीज टू हिस्टामिन रिच कंपाउंड्स, इट इज वेरी कॉमन। मोस्टली फूड एलर्जीज आपके पास या प्रोटीन एलर्जीज होती हैं या हिस्टामिन एलर्जीज होती हैं। उन्होंने आपके पास फर्मेंटेड जो वेजिटेबल्स हैं इनको भी कंपैरेटिवली अवॉइड करना है। अंडों को उन लोगों ने कंपैरेटिवली अवॉइड करना है जिनको लगता है कि हमें इन सारी चीज़ों से एलर्जी हो रही है। पपीता, हालांकि मैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती हूँ इफ़ यू आर हिस्टामिन एलर्जिक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड एलर्जीज आर दीज डेज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन एलर्जी। मैं इससे बात करी हूँ क्योंकि अपने आप को मैनिफेस्ट करती है एज यू नो रैशेज, हाइव्स, कोल्ड एंड फीवर। तो यू नो अवॉइड दीज फूड्स। आप कंपैरेटिवली पपीते को भी अवॉइड करें। और जिंजर, लेमन, आपके पास जो शहद है वो बहुत ज़बरदस्त है इसको निगेट करने के लिए। कोशिश करें कि दिन में 2 बार आप जिंजर, लेमन, ल्यूक वार्म वाटर वाली चाय जो है उसको आप ज़रूर लें। ये आपकी बॉडी में इसके इफेक्ट्स जो हैं इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। सही है। अच्छा न्यूट्रलाइज करेगा। अच्छा, अब कुछ लोगों को बड़ी सिवियर एलर्जीज होती हैं और उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि उनको इस चीज़ की एलर्जी, और जब उनको उसके साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं तो तब उनको मालूम होता है कि भाई ये तो सांस रुक रहा है। मिसाल के तौर पे पीनट्स की एलर्जी बड़ी सिवियर होती है और लोगों का बिल्कुल ही चोकिंग एक तरह से उनको हो जाती है। इस तरह बाकी कुछ लोगों का खाने पीने से चेहरे पे रैश आ जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है। तो ये एलर्जीज किन किन चीज़ों से अमूमी तौर पर लोगों को सामने आती हैं और कैसे पता लगाया जा सकता है? खाने से पहले या चख करके थोड़ा सा टेस्ट करें, क्या करें जिससे पता चले कि एलर्जी हो सकती है इस चीज़ से? अच्छा शिफा, एक बड़े खूबसूरत और डीप क्वेश्चन है। मोस्टली लोगों को हमारे पास ना लीकी गट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और अब लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। अक्सर लोग एकदम डिस्कवर करते हैं अपनी जिंदगी के 30, 35, 40 साल बाद कि एक दिन मैं सडनली उठा और मैं अंडा नहीं खा सकता, एक दिन मैं सडनली उठा, पहले तो खा सकता था, सी फूड नहीं खा सकता, एक दिन मैं सडनली उठा मैं ग्लूटेन नहीं खा सकता। आपके जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें होल्स पंच हो जाते हैं, जितना उसका डायमीटर होना चाहिए उससे ज्यादा। अब जब आप वो प्रोटीन्स लेते हैं जो आपको पहले हजम हो रही थी, जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपका इंटेस्टाइन उसको हजम करता था, अब वो उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि होल्स का साइज बड़ा हो गया, रिलीज करना शुरू हो जाता है। बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको एज फॉरेन सब्सटेंस परसीव करता है, वो रिएक्शनरी हो जाता है एंड बॉडी एक्ट्स फर्स्ट एंड थिंक बाद में कि मैंने एक सही चीज के अगेंस्ट ही रिएक्ट कर दिया है। तो वंस इफ यू वर नॉट एलर्जिक टू एनी फूड आइटम और आपको सडनली मिड 30s और 40s में एलर्जिक हो गए अंडे से, सी फूड से, ग्लूटेन से, इसका मतलब है कि आपको लीकी गट डेवलप हुआ है। और लीकी गट डेवलप हुआ इसका मतलब है इम्यून सिस्टम नीचे गया। सबसे पहले विटामिन डी रिच फूड्स की तरफ भागें, क्योंकि विटामिन डी आपके नेचुरल किलर सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। और जितने भी लोगों को आपके पास फूड एलर्जीज हैं उन सबको मैं कहूंगी कि विटामिन डी रिच फूड्स की तरफ जाएं। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स एक्सक्लूड करें एंड फॉर द टाइम बी सबसे पहले अपना फूड एलर्जी टेस्ट कराएं, उसकी रिपोर्ट अपने डॉक्टर, फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाएं और उन खानों को एक्सक्लूड करते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम ठंडा होना शुरू होता है, ऐसे लोगों को मैं हल्दी भी प्रिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि हल्दी भी आपके इम्यून सिस्टम को ओवर
ट्रिगर करती है और इन लोगों को इनिशियली हम इनके इम्यून सिस्टम को ठंडा करना चाह रहे होते हैं। जब ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एलर्जीज बेटर होना शुरू होती हैं, फिर अपने न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच के मशवरे से आहिस्ता आहिस्ता फूड को इंक्लूड करना शुरू करें। बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत बड़ा टॉपिक है। आप क्या सजेस्ट करेंगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को प्रिवेंट करती हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि कोई, अब जिस तरह ये तहकीक आई है कि पीनट्स आप इस्तेमाल करें तो बच्चों के लिए बड़ा मुफीद है, तो और इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखें ताकि हमारी बॉडी खुद फाइट करे कोई एलर्जी हो जाए या इस किस्म की चीज़ हो, बजाय इसके कि हमें एंटी एलर्जीज लेनी पड़ जाए दवाइयों की सूरत में? दिन से ही अपने जो ईटिंग हैबिट्स है उनको अच्छा रखते हैं, और खास करके अगर आप जंक फूड से दूर रहते हैं, क्योंकि आप ये जंक फूड और इन्फ्लेमेटरी फूड और ये वेजिटेबल ऑयल्स जब इन खानों को ले रहे होते हैं ना, आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन को सेंस कर लेती है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन तैयार कर चुकी होती है, और ये काफी लंबे अरसे की एग्रेवेशन होती है जो फिर आपकी बॉडी एकदम मैनिफेस्ट करती है। तो अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स क्लीन रखेंगे, गॉड मेड फूड खाएंगे, अपने विटामिन डी का, विटामिन ए का, अभी शकरकंदी का मौसम आया हुआ, रज के शकरकंदी खाएं, और अगर आप अपने प्रोबायोटिक्स का ख्याल रखेंगे शुरू से, आपको शायद ही इस तरह की एलर्जी डेवलप हो। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहर चावला नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी और एलर्जीज़ के हवाले से बता रही थी, पीनट्स के फ़वाइद बता रही थी। तो अपनी ग़िज़ा में ज़रूर इस किस्म की खाने पीने की चीज़ें शामिल रखें जो कि आपको जब एलर्जी कोई अटैक करे तो उससे फ़ाइट करने में मदद दे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कि बारबी डॉल्स या डॉल्स को पेंट करते हैं, उनके चेहरे पर नक्शो निगार करके उनको तैयार करके उनकी पूरी एक लुक और गेटअप डिज़ाइन करते हैं। और ये सिर्फ ये शौकिया नहीं करते, बिजनेस करते हैं इस चीज़ का, और बाकायदा तौर पर बड़े पैसे बना रहे हैं अपना। बाकायदा ये एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे साथ सैयद हैदर अली शाह मौजूद हैं जो कि डॉल्स को बाकायदा गेटअप देते हैं और उनको फिर आगे फ़रोख्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। हैदर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये बताएं, ये जो डॉल्स को आप मेकअप करते हैं और इनका गेटअप देते हैं, ये कब से कर रहे हैं आप? ये मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। ये डॉल कस्टमाइजेशन उस वक्त से मैंने ये स्टार्ट किया था और अभी मैं टाइम के साथ साथ ये कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? मतलब लोग आपको उतना प्रॉफिट देते हैं जितना आप इसमें मेहनत और टाइम ज़ाहिर है, डिटेल काम है? ज़्यादा लोग मेरे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। अभी तक किसी ने ये इस डॉल पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया हुआ। अच्छा, आई एम द फर्स्ट वन। अच्छा, और इन डॉल्स का नाम क्या है? बारबीज तो नहीं है ये? नहीं, ये मॉन्स्टर हाई डॉल्स है। मॉन्स्टर डॉल्स है? हाँ जी, मॉन्स्टर डॉल्स है। हम बारबी वाले थे, हम जरा पुराने लोग हैं, तो मैंने बारबी से खेला हुआ है। फिर मेरे बाद जो जनरेशन आई वो ब्रैट्स थे। हाँ बिल्कुल, उनके पास ब्रैट्स थी। ब्रेड्स भी मैंने बनाई है। अच्छा, हाँ 3-4 बनाई है। 3-4 बनाई है। और ये ऑर्डर्स आपको कहाँ से ज्यादा मिलते हैं? ये यूएस बाहर से ज्यादा आते हैं क्योंकि आपको तो चकदरा के रिहायशी हैं, वहाँ पर रहते हैं आप। चकदरा से आपका ताल्लुक है? तो इन डॉल्स के बारे में कोई जानता भी नहीं है, तो आप लोगों को अवेयरनेस कैसे दे रहे हैं इनके बारे में? फर्स्ट जब मैंने ये डॉल कस्टमाइजेशन स्टार्ट की थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी उस टाइम पे, क्योंकि लोग इन डॉल्स को पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। क्यों? बस वो कहते कि ये गुनाह है, ये ना करो, ये अच्छा, ये शक्लें तुम ना बनाओ ना। ठीक है। क्योंकि पहले मैं पेंटिंग्स भी करता था, उससे भी सबको बहुत ज़्यादा मसले थे, और फिर ये डॉल्स के वाले से ये राय कुछ लोग रखते हैं। बिल्कुल सही है, पर मैंने लोगों को अपने आप पे हावी ना होने दिया बस। और ये लोग आपके घर वाले थे या घर के बाहर थे? सब घर वाले भी इंक्लूडेड? घर वालों में पुपिया वगैरह। अच्छा, वो लोग करीबी नहीं? बहुत करीबी नहीं, फैमिली अम्मी अब्बू वगैरह? अम्मी अब्बू नहीं थे। ठीक है। अच्छा, अब इस पे आपका टाइम कितना लगता है एक डॉल को तैयार करने में? या मैं मिसाल के तौर पे आपको कस्टमाइज ऑर्डर दूं कि भाई मुझे आप एक विच बना दें, हाँ, एक डॉल क्रिएट कर दें जो कि एक चुड़ैल नुमा हो और उसने वो, या विज़र्ड बना दें, जादूगरनी। तो इस डॉल को तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 10 to 15 डेज लगते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये सिर्फ मेकअप में? मेकअप नहीं, फुल डॉल पे। फुल मतलब उसका गेटअप, कपड़े, वो शूज, सब कुछ। और ये डॉल्स आप लेते कहाँ से? ये मैंने बाहर से मंगवाई है। अच्छा, बहुत ज्यादा। कितनी है आपके पास? अराउंड 200 तो होगी। है? अच्छा, हाँ। और आप अच्छा खासा मुनाफा बना लेते हैं? टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा खरीदता हूँ। अच्छा, ताकि खत्म हो जाए स्टॉक तो आपके पास पीछे स्टॉक में पड़ा। बहुत ज्यादा है। ठीक है। और मुनाफा होता है आपका इस बिजनेस से? हाँ जी, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, होता है। और एक डॉल पे खर्चा कितना आता है? तकरीबन
लाइक अगर मैं इस डॉल का हिसाब ले लूँ तो अराउंड 8000, क्योंकि ये फेस पे जो स्प्रे लगते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है। वो कितने की है? वो 11,000 की एक कैन आती है। अच्छा। हाँ जी, और उससे तकरीबन 5 फेसेस बन सकते हैं। तो आप कैसे डॉल्स की तरफ आए? अमूमन तो हम लड़कियां खेलती हैं गुड़ियों से। बस ये भी एक कहानी है। मेरी छोटी बहन थी ना, अच्छा। तो उसके साथ एक बहुत ज़्यादा पुरानी डॉल थी और उसने उसके फेस पे बहुत ज़्यादा नेल पॉलिशेस लगाए थे। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मेरे पास और कोई डॉल नहीं है और मैं क्या करूँ ये। और उस टाइम मैं पेंटिंग्स करता था, ऑयल मीडियम पे मैं काम करता था। तो उसने मेरी डॉल्स, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे ये दे दो, मैं इसका फेस बना दूंगा, और ऑयल पेंटिंग से ही मैंने फेस बना दिया। अच्छा। हाँ। और वैसे आपकी वो पेंटिंग अच्छी है? 2-3 दिनों में वो फेस मिट गया। अच्छा। क्योंकि वो ऑयल था ना, ऑयल है। प्लास्टिक पे नहीं टिक सकता, तो वो ख़राब हो गया। तो आपकी वैसे पेंटिंग वगैरह अच्छी है, वो स्किल्स हैं आपकी, आर्टिस्ट हैं आप बाकायदा हाँ, तौर पे? एनीथिंग जो कलर से रिलेटेड हो मैं सब आपकी कुछ कर स्पेशलिटी है? सकता हूँ। हाँ, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो डॉल्स हो, वो कुछ भी हो। तो आगे बनना क्या है फैशन आपने? क्योंकि डिजाइनिंग भी अच्छा, हो, सब कुछ। मतलब आप एक क्रिएटिव आदमी हैं। हाँ, सब कुछ। मैंने बचपन से ये मैच बॉक्स नहीं होते, ये माचिस की डब्बियाँ जो होती है, उससे मैं डॉल्स बनाता था। मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, तकरीबन 6-7 साल का। अच्छा। फिर मैंने उसके बाद क्ले से बनाई, पूरे इतने बड़े बड़े सेट्स होते थे, ये पूरे सीनरी, पूरे बहुत ज़्यादा बड़ी। तो अब आगे फ्यूचर में आपने करना क्या है? मतलब फैशन डिज़ाइनर बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, इसी डॉल्स के कारोबार को मजीद फैलाना है, सब या कुछ करना है मुझे। सब कुछ ही करना है? अच्छा, हैदर ने सब कुछ करना है। नाज़रीन, हैदर रुकने वाले नहीं है, ये चलते रहेंगे। अब हैदर, हम एक काम करते हैं, हम आपको टाइम देते हैं कि आप हमारे लिए एक डॉल पेंट कर दें, हमें रॉ फेस भी दिखा दें ज़रा कैमरे पे कि बिल्कुल प्लेन फेस डॉल का किस तरह होता है, और बाद में आप उसको किस तरह की शक्ल दे देते हैं, कैमरे में दिखा दें ज़रा, और फिर आप उस पर काम शुरू करें। इधर दिखा दें, पहले इधर सिर्फ इस कैमरे पे रॉ फेस दिखा दें ताकि पता चल जाए कि ये बस सिर्फ बेस है ना। हाँ, जूम इन करेंगे सर तो पता चलेगा कि उसका चेहरा जो है वो रॉ है, वरना तो वो इतनी छोटी डिटेल में। आप देख लें। इधर ये कैमरा है आपका, ये वाला। हाँ बिल्कुल, ये सामने आपके बिल्कुल सामने। हाँ, ये कैमरा है आपका। ये 2 फेसेस है, ये मैंने बेसिस बनाई हुई है ऑलरेडी। ये जो आउटलाइंस है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। अच्छा। जब ये मैं स्प्रे करूँगा तब उसमें भी 1-1.5 घंटा लगेगा, तो अच्छा। इसलिए मैंने ये बेसिस बनाई है, और अभी मैं इसको कलर करूँगा और डिटेल्स ऐड करूँगा। और डिटेल्स ऐड करेंगे। अच्छा, और आपके पास जब लोग आते हैं, ये दिखाते पकड़े रखिए ताकि हमें नज़र आ जाए, जब आप इसको मज़ीद एनहेंस करते हैं तो इनकी आंखें और आई लैशेज़ और लेंस का कलर वो भी आप करते हैं सब? मैं तो सब कुछ करता हूँ। मैं तो पोर्ट्रेट्स भी बनाता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपकी भी एक ब्यूटीफुल डॉल बनाऊंगा। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे डॉल्स का बड़ा शौक है, मैं गिफ्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया हैदर, मुझे डॉल्स का वैसे बड़ा शौक है, मेरे पास भी अपनी कलेक्शन डॉल्स की पड़ी है। लोग मुझसे पूछते हैं तुम, और मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा। बस बिल्कुल ठीक है हैदर, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू दैट। अभी आप ये अपनी कंप्लीट कीजिए और इधर ही बैठे रहिए, हम प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये डॉल देखते हैं कि आपने क्या बनाई है। नाजरीन, हम साहिवाल की तरफ जरा आपको लेकर चलेंगे। साहिवाल में हुआ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, और हम देखते हैं कि तालीम दुश्मन अनासिर या टेररिस्ट या जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो हमारे आसपास मौजूद रहते हैं हमेशा। हमें बस उनको अवेयर करके काउंटर करने की ज़रूरत है, उनके असर से मासूम लोगों को बचाने की ज़रूरत है, ताकि मज़ीद उनके ज़ेरे असर, उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग है उसके ज़ेरे असर हमारे मासूम लोग शहरी जो हैं वो आए नहीं। साहिवाल में हुआ ये है कि नामालूम अफराद जो हैं, आपको नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि नामालूम अफराद ने बॉयज़ हाई स्कूल को आग लगा दी है। आग लगाने से जो है जो उनकी कंप्यूटर लैब थी उसमें 16 कंप्यूटर्स जो हैं वो जलकर खाकस्तर हो गए हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल का जो कमरा था, प्रिंसिपल ऑफिस, वो भी जलकर खाकस्तर हो गया। अब ये कार्रवाई किसने की है, कौन थे ये तखरीबकार अनासिर, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ राशिद हुसैन है जो कि साहिवाल से नुमाइंदा हम न्यूज़ हैं, हमें रिपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफा। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ये बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ है और ये कौन लोग थे, कोई पता चल सका अभी तक? जी शिफा, ये 30 जनवरी को ये वाकया पेश आया है। साहिवाल का गांव है 97 सिक्सर, जहां पर तकरीबन रात के वक्त नामालूम अफराद ने पहले आके स्कूल के जो ताले हैं वो तोड़े हैं,
ताले तोड़ने के बाद जो उनके जो लॉकर थे वो तोड़े हैं। उसके बाद कंप्यूटर लैब में वो घुसे हैं, जहां पर उन्होंने जो है वो पहले चोरी करने की कोशिश की है। जब वो उसमें कामयाब नहीं हो सके तो फिर उन्होंने जो है वो कंप्यूटर लैब को आग लगा दी। कंप्यूटर लैब को आग लगाने से तकरीबन जो 16 जो कंप्यूटर थे कंप्यूटर लैब में, वो बिल्कुल टोटली तौर पर जल गए। और उसके साथ साथ जो आग है वो स्कूल के जो दीगर दूसरे कमरे थे उनमें भी फैली, जिसमें प्रिंसिपल रूम का जो सामान था, फर्नीचर था, वो भी जल गया। और जो ज़रूरी सामान होता है, कागजात वगैरह होते हैं, वो भी जल गए। अच्छा, साथ में उन्होंने जब ये कार्रवाई उन्होंने कर ली, आग लगा दी, तो जाते हुए उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनके डीवीआर भी उतार कर ले गए साथ में ना। और उसके साथ जो दीगर रिकॉर्ड था स्कूल का वो भी साथ ले गए। तो वाकया की इतला के बाद रेस्क्यू को जब कॉल हुई है वहाँ से, तो इलाका मकीनों ने, गांव वालों ने कॉल की है, तो रेस्क्यू वहाँ पे पहुंची, जिन्होंने जाकर आग बुझाई। और तकरीबन 20 लाख के करीब जो स्कूल की जो प्रॉपर्टी का माल था, सामान था, जिनमें कंप्यूटर थे 16, वो तो बिल्कुल जल गए हैं। और उसके साथ साथ प्रिंसिपल रूम का जो ऑफिस है वो जल गया। वाकया की जो जब इतला मिली है डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस मलिक को, वो वहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर पहुंचे, सीओ हेल्थ वगैरह, सीओ एजुकेशन वगैरह के साथ। उन्होंने वहाँ पर जाकर मौके का मुआयना किया और जो जलने वाले सामान थे उसका भी मुआयना किया। जो सामान जला हुआ था उस पे जो डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने सीओ एजुकेशन को तहकीकाती कमेटी बनाने का भी कहा। और इस पर जो उन्होंने एक और जो इब्तदाई तौर पर जो पहले शुबा जाहिर किया जा रहा था जब रेस्क्यू वहाँ पर पहुंची है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो स्कूल का जो चौकीदार था, नजीर उसका नाम है, उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। और इसका थाना फ्री टाउन है जिस एरिया में ये वाकया हुआ है, वहाँ पर जो है वो FIR भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें मुख्तलिफ जो सामान को, कीमती सामान को घर में घुसकर आग लगाने की दफात शामिल है उसमें। तो डिप्टी कमिश्नर ने इस बारे में जो है वो जितने भी साहिवाल के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं उनकी जो वायरिंग है उसको रीचेकिंग का भी जो उन्होंने ऑर्डर किया है कि इसको दोबारा रीचेक किया जाए कि खुदा ना खास्ता कहीं ये तो शरपसंदों ने, तालीम दुश्मन जो लोग अनासर हैं, उन्होंने ये आग लगाई है ना, लेकिन कहीं पर ऐसा ना हो कि ये इसको शॉर्ट सर्किट का बहाना बना दिया जाए। तो उसके साथ साथ जो है वो प्रिंसिपल हेडमास्टर थे तो गवर्नमेंट हाई स्कूल के मोहम्मद अशरफ उनका नाम है, उनकी मुद्दत में ये FIR लॉन्च की गई है और पुलिस जो इस पर तहकीकात कर रही है। इब्तदाई तौर पर जो है वो नजीर चौकीदार जो है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। ठीक है, और अब मामले की पूछताछ जारी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नुमाइंदा हमदी साहिवाल हमारे साथ मौजूद थे। और वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। पाकिस्तान में कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं और हमें समझ नहीं आती कभी कभी कि पाकिस्तान में सिस्टम्स या जो इदारे हैं वो किस तरह फंक्शन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले एक वीडियो सामने आई हरीम शाह साहिबा की कि जिसमें उन्होंने नोटों के दत्ते रखे हुए थे अपने सामने और वो कह रही थी मैं तो पाकिस्तान से इतना पैसा ले आई हूँ, कितने पता नहीं पाउंड है, और मुझे तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। और आगे उन्होंने एक और दावा भी किया और वो शोशा उन्होंने ये छोड़ा कि मुझे कोई कुछ कह भी क्या सकता है, तो मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अब सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है और आइंदा समात पर FIA के तफ्तीशी अफसर को पेश होने का हुक्म दिया है। FIA के तहकीकात और इदारे की तरफ से हरीम शाह के बैंक अकाउंट्स मुंजबित करने के खत पर हरीम शाह ने वकील के जरिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। हरीम शाह ने FIA को अपने खिलाफ कार्रवाई से रोकने पर सिंध हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। अब ये क्या मामला है, क्या होगा आगे इस केस में, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हम न्यूज़ के नुमाइंदे गयासुद्दीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गयास साहब। वालेकुम सलाम शिफा। गयास साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर ये क्या केस है और किस तरफ अब ये जा रहा है और कल पेशरफ्त मेन क्या हुई इस सारे केस में? शिफा, असल में हरीम शाह की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें करेंसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स रेस किए थे जिसमें उनका ये कहना था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं, जिस पर FIA ने उन्हें नोटिस दिया था और उसके साथ साथ इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया था। इसके साथ ही इनके जो अकाउंट्स थे
पाकिस्तान में और दुबई में, उसको सीज करने की बात की गई थी। पाकिस्तान के अकाउंट्स उनके मुंजमद हो गए, जबकि दुबई के अकाउंट्स में राब्ता किया जा रहा है वफाक की हुकूमत से। तो इस पर हरीम शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और उनका ये मौक़िफ़ था कि वो FIA के साथ मुकम्मल ताउन करेंगी, लेकिन उन्हें खदशा है कि वो अगर पाकिस्तान आती हैं, इस वक्त वो UK में मौजूद हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस गिरफ्तारी से रोका जाए और FIA को पाबंद किया जाए कि वो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां ना करें। तो इस मामले पर उनके वकील ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिस अदालत ने नोटिस जारी करते हुए FIA से भी जवाब तलब किया और उनको हिदायत की है कि अगर हरीम शाह तफ्तीश में और तहकीकात में ताउन करती हैं तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए और उनसे मुकम्मल ताउन किया जाए। तो इस पर हरीम शाह ने अदालत का भी शुक्रिया अदा किया और अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। तो उस अदालत ने उन्हें पाबंद किया है कि वो जैसे ही वतन वापस पहुंचती हैं तो वो FIA के नोटिस का भी जवाब दें और अदालत में भी पेश हों। बिल्कुल सही है। अच्छा गया साहब, इसके हवाले से वहाँ पर मतलब जाहिर है आप लोग सहाफ़ती हलकों में भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप लोगों का इस हवाले से वैसे क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि हम तो बड़ा अजीब सा लगता है, एक खातून है वो पाकिस्तान के इदारों पर ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं, ऐसे कीचड़ उछालती हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का उसके इदारों का मजाक उड़ाती हैं, लोगों को इस चीज़ पर उकसाती हैं और उनके माइंड में ये परसेप्शन देने की कोशिश करती हैं कि पाकिस्तान के इदारे काम को कोई नहीं कर रहे, यहाँ से ड्रग्स भी स्मगल हो सकते हैं, पैसा भी मनी लॉन्डर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एक लॉलेस किस्म की स्टेट है ये। और जो है अब खैर वो तो उनका वकील है, जो भी कहेगा वकील तो मर्डरर्स के खिलाफ भी पेश हो जाते हैं डिफेंस करने के लिए। तो आप लोगों के सहाफ़ती हलकों में इस खबर के हवाले से क्या चल रहा है? देखिए, हरीम शाह के हवाले से जब भी बात हुई है, एक कंट्रोवर्सी सामने आती है कि हरीम शाह ने हमेशा ही एंटी स्टेट स्टेटमेंट दी हैं। उसके अलावा उन्होंने वो तमाम काम किए हैं जो एक आम आदमी या कोई टिकटॉकर नहीं करता। हमने देखा था कि मिनिस्ट्रीज के अंदर भी हरीम शाह जो है दाखिल हो जाती हैं और बगैर इजाज़त के, बगैर इजाज़तनामे के वो अंदर दाखिल हो जाती हैं, इस किस्म की वीडियोस वायरल करती हैं। इसी तरह इनकी एक बैकग्राउंड देखा जाए तो इसमें हरीम शाह के हवाले से खासी शिकायत मौजूद हैं। हरीम शाह ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम का वो डिफेंड उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। पहले हमने देखा था कि हुकूमती हलकों के अंदर भी अगर कोई वीडियो लीक होती थी तो हुकूमती वज़रा की जानिब से या फिर इंतजामिया की जानिब से कोई हमें उस पर एक्शन नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार एक्शन हो रहा है। इस पर नोटिस इनको जारी किया गया है, इनके अकाउंट्स बंद किए गए हैं। तो उस पर जो है हरीम शाह ने पहले ही इस पे वाज़ेह किया था, बिल्कुल सही है, वीडियो में माजरत कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि यकीनी तौर पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल खातून है जो इस तरह की हाइप्स क्रिएट करती हैं और इस तरह की गैर मुतनाज़िर वीडियोस जारी करती हैं, मुतनाज़िर वीडियोस जारी करती हैं, और फिर बाद में एतराज़ करती हैं कि माफ़ी मांग लेती हैं और एतराज़ करती हैं कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गयासुद्दीन हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे और हमें हरीम शाह के केस के हवाले से अपडेट कर रहे थे। स्टूडियो में हमारे पास हैदर बैठे हैं और हैदर क्विकली आप, मैं चाहूँगी अपने कैमरे पर दिखा दें कि आपने कौन सी डॉल कैसे तैयार की है, सो दैट वी कैन वाइंड अप द शो। ये वाला आपका कैमरा है और अच्छा आपने इसके माथे पे कुछ बनाया है, ये अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है। हाँ, उसके लिए आप ये तैयार करें डॉल। ये डॉल जो थी उसकी थीम बिल्कुल चेंज थी। ये मैंने एक बच्चे की डॉल बनाई थी, लेकिन अभी मौके के लिहाज से ये मैंने वैलेंटाइंस डे के लिए तब्दील कर दी। बिल्कुल ठीक है, तैयार हुई है डॉल। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, और ये आगे जाके विच और सम काइंड ऑफ क्यूपिड अच्छा बन सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हैदर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जो भी आपके अज़ाइम हैं उनमें आपको सुरखरू करे। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।